गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति बाई राहुल सर में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जनरल अवेयरनेस की। तो ये जो सीरीज़ है हमारी, ये जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ है और इस जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल 1000 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जिसमें ये हमारी जो वीडियो है ये तीसरी वीडियो है। सीरीज़ थर्ड की बात करने वाले हैं हम लोग। और ये आपके सभी वेरियस एग्जाम में जितने भी, अगर हम लोग बात करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी पुलिस या अकेडमिक एग्ज़ाम देंगे आप, उसके लिए ये सभी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अप्रॉक्सीमेटली लगभग सबके सेम ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग इस सीरीज़ के तीसरे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, हर सीरीज़ में हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है दोस्तों, भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव मैक्सिमम ब्लैक सॉयल? काली मिट्टी की बात की जाए तो काली मिट्टी जिसमें मैग्नीशियम, चूना पत्थर इत्यादि पाया जाता है। और काली मिट्टी अगर हम लोग देखें तो आपके सामने आंसर यहाँ पे नज़र आ रहा है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये वो दो जो आपका आंसर था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें इसका आंसर ये होगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लिखा हुआ था। बट ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ऑप्शन में ये ना हो तो इसकी जगह आपको क्या मिलेगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटका। कर्नाटका। और कर्नाटका के अलावा एक चौथा और, जिसे हम लोग बोलते हैं गुजरात। गुजरात। तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात राज्य में पाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस जगह पे बना हुआ है? इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसकी स्थापना अगर हम लोग समझें कब की गई थी, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सहारनपुर में इस्टेब्लिश किया गया है। कब? तो 1964 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 1964 में। बाद में आईआईटी रुड़की के साथ इसका क्या बोलते हैं उसको, मर्जीकरण कर दिया गया। 43rd क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती को सबसे अधिक महत्वता दी गई है? तो आपको मालूम ही होगा, ये पहली पंचवर्षीय योजना है। आपसे वो इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के मॉडल का नाम बताओ। तो आपको इसके मॉडल का नाम बताना है, और इसका मॉडल का नाम क्या है? हैरोड डोमर मॉडल। हैरोड डोमर मॉडल। ठीक है दोस्तों। और पहली पंचवर्षीय योजना जिसमें हमारा टारगेट ग्रोथ क्या रखा गया था, तो टारगेट ग्रोथ रखा गया था 2.1%। और एक्चुअल ग्रोथ हमारी जो हुई थी वो कितनी हुई थी? 3.6%। ये हमारी एक्चुअल ग्रोथ हुई थी। तो ये जो प्लान था हमारा वो सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, मेरे पुराने सभी मित्रगण हैं, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, 44 क्वेश्चन, बस हम आपसे इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे भी साथ दीजिएगा। जैसा मैं आपके लिए ये जो क्वेश्चंस सीरीज़ लेकर आया हूँ, इतनी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका फल या इसके बदले में अगर हम लोग बात करें गुरु दक्षिणा के रूप में, आप मुझे क्या दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तभी आप इसे शेयर कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई भी मेरे को वो नहीं है दिक्कत। ओके, बट इसे देखिएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जैसे भी आपको इस वीडियो में फील हुआ हो। अभिज्ञान शकुंतलम किस महान व्यक्ति की रचना है? तो अगर हम लोग बात करें कालिदास, कालिदास जी के बारे में बताया जाता है कि वो इतने मूर्ख थे, लेकिन बाद में वो इतने ज़्यादा उनके दिमाग में बात आई कि आखिर अगर हम लोग बात करें, वो महान कवियों में से माने जाते हैं। और उनकी महान कविताओं में कुछ इम्पोर्टेंट कविताएं हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, सबसे पहले तो आपके सामने यही है, अभिज्ञान शकुंतलम। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इनके द्वारा मेघदूत, आपने सुना होगा मेघदूत, तो इनके द्वारा ही लिखी रचित की गई है, काव्य खंड है मेघदूत। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ऋतु संहार, ऋतु संहार, ऋतु संहार। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपने रघुवंशम और कुमार संभवम का नाम सुना होगा, वो भी इन्हीं की रचना है, रघुवंशम और कुमार संभवम। जयस्द झील किस राज्य में स्थित है? 45th क्वेश्चन, जयस्द ये किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कुछ और इम्पोर्टेंट झीलों की अगर हम लोग बात कर लें तो आप ध्यान रखिएगा, इसके अलावा
जयसमंद झील के अलावा यहाँ पे अगर हम लोग समझें राजसमंद झील भी यहाँ पे एक है, राजसमंद झील, राजसमंद झील। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, आपने नाम सुना होगा आना सागर, आना सागर। और आना सागर के अलावा आपने एक और नाम सुना होगा अगर हम लोग समझें तो फाई सागर, फाई सागर, फाई सागर। और फाई सागर के अलावा अगर हम लोग बात करें, आप अगर पुष्कर गए होंगे तो पुष्कर में आपने देखा होगा जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो वहीं पर एक झील है जो पुष्कर झील के नाम से फेमस है। तो इसके बाद 46 क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 क्वेश्चन ये एम एस स्वामीनाथन के ऊपर है। एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है इनके द्वारा हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया था। हरित क्रांति भारत में बड़ी मात्रा में फैलाना इनके ही द्वारा की गई थी। हरित क्रांति आखिर है क्या, तो इसमें फसल का उत्पादन, खाद का उत्पादन की पैदावार को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इन सब चीज़ों को ही हरित क्रांति के अंतर्गत शामिल किया गया है। हरित क्रांति का प्रारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया है, ये आप ध्यान रखना। इसकी जो शुरुआत की गई है हरित क्रांति की, तो ये आप याद रखना प्रोफेसर नॉर्मन, उनका नाम है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 47 क्वेश्चन। तो 47 क्वेश्चन में आपसे उसने क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टैम्बो मोनेस्ट्री कहाँ स्थित है। टैम्बो मोनेस्ट्री वेयर इज टैम्बो मोनेस्ट्री लोकेटेड, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ठंडा प्रदेश है, ठंडा राज्य है। अगर हम लोग कश्मीर के बाद अगर किसी और को जन्नत बोला जाता है इंडिया में, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से संबंधित अगर हम कुछ बातें समझें तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है दोस्तों, शिमला। लेकिन शिमला जो है वहाँ की कैपिटल तो है, बट वो सिर्फ और सिर्फ समर कैपिटल है। लेकिन वहाँ की विंटर कैपिटल की बात करें तो वो किसे बनाया गया, धर्मशाला वहाँ की विंटर कैपिटल है। ओके, और यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम कौन है यहाँ के, जयराम ठाकुर। किस पार्टी से हैं, तो बीजेपी पार्टी से हैं। इसके बाद 48 क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्राविधान जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, तो ये आर्टिकल 9.1 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोविजन फॉर प्रेस फ्रीडम, जो अगर हम प्रेस की बात करें, उनको जो स्वतंत्रता है उनके बारे में हमारे आर्टिकल 19 के सब पॉइंट 1 में डिस्कस किया गया है। इसके बाद 49 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ध्यान रखना। लास्ट आप सीरीज देखिएगा, उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा। किसके द्वारा, तो इकबाल जी के द्वारा ये बोला गया है। ओके, इकबाल जी के द्वारा ये बोला गया है। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका ये नारा था। गरीबी हटाओ, या अगर हम लोग बात करें, ये किसका नारा था, इंदिरा गांधी का नारा था, गरीबी हटाओ। इसके बाद 50 क्वेश्चन की बात की जाएगा, सांपों का देश किसे कहा जाता है, ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। ब्राज़ील की राजधानी अगर हम लोग बात करें तो क्या है, ब्राज़ीलिया। और अगर हम यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ पे क्या चलती है, रियाल की बात करें तो दोस्तों रियाल जो है ना, अगर हम लोग समझें, रियाल यहाँ की करेंसी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, तो ये तो आपको याद ही होगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको याद रखनी है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल और करेंसी याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा। यहाँ की करेंसी क्या है, करेंसी। तो करेंसी यहाँ की क्या है, डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए कब लगाया गया था, तो 1868 में जब दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, उस वक्त इन्होंने एक चीज़ की और जानकारी दी थी, वो थी पर कैपिटा इनकम। और इनके द्वारा जो पर कैपिटा इनकम बताई गई थी वो 20 रुपीज़ बताई गई थी पर एनम, प्रति वर्ष 20 रुपये इनके द्वारा ये आय बताई गई थी, प्रति व्यक्ति आय।
52 क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पूछा गया है कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय से संबंधित है, ये कहाँ पर स्थित है? कोल इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कोल इंडिया के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अगर हम लोग उनकी बात करें इनके सीईओ की, तो प्रमोद अग्रवाल इनके लेटेस्ट अभी सीईओ है, प्रमोद अग्रवाल, ये इसके सीईओ है। लीबिया की मुद्रा पूछी गई है, लीबिया की मुद्रा क्या है? तो दीनार। और लीबिया की राजधानी यानी कैपिटल की बात करें तो वो क्या है? त्रिपल्ली। लीबिया की कैपिटल, कैपिटल ये है त्रिपल्ली, त्रिपल्ली ये इसकी कैपिटल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ईरान की, इराक की, या कुवैत की, या अगर हम लोग बात करें जॉर्डन की, ठीक है, या बहरीन की, तो यहाँ के देश में जो करेंसी चलती है उसको बोला जाता है दीनार। एक बार दोबारा सुनना, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, नाइजीरियन, इन कंट्रियों में जो करेंसी चलती है उस करेंसी का नाम है दीनार। और फिलहाल लीबिया की जो कैपिटल है उसका नाम है त्रिपल्ली, ये याद रखना है। लीबिया की करेंसी भी क्या है? तो दीनार। 54 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, और लिबरलाइजेशन यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में स्वीकार करने के लिए जो सबसे अहम योगदान दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। इसीलिए हम इसे एलपीजी योजना का फादर भी बोला जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का भी फादर बोला जाता है। इनको न्यू इकोनॉमी पॉलिसी रिफॉर्म करने के लिए भी जाना जाता है। आर्थिक क्रांति का जो शुरुआत है वो इनके द्वारा ही की गई थी। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। मेरे कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़े। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है पोर्सलिन टावर किस देश में है? तो चीन देश में है। पोर्सलिन टावर किस देश में है? तो चीन देश में। चीन के अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको सबको मालूम होगा, शी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट है। चीन से संबंधित अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसकी कैपिटल कहाँ पर है? तो इसकी कैपिटल है बीजिंग। चीन की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? इसकी कैपिटल वो है बीजिंग। और चीन की करेंसी, चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी है युआन, 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 ये चीन की करेंसी है। ओके, चीन की करेंसी युआन है। और अगर हम लोग बात करें सबसे ऊंचा टावर, हाईएस्ट टावर, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट टावर, हाईएस्ट टावर बताओ कौन सा है? हाईएस्ट टावर, वर्ल्ड का हाईएस्ट टावर जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा, खलीफा, खलीफा। तो बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है? तो दुबई में। कहाँ स्थित है? दुबई में, दुबई में। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? राष्ट्र पंचायत नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, नेपाल की। अगर हम लोग बात करें करेंसी क्या है, तो नेपाल की भी करेंसी नेपाली रुपया है, नेपाली रुपया है नेपाल की करेंसी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी किस देश खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना ये क्रिकेट से संबंधित है। और इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट में जो ट्रॉफी दी जाती है उस ट्रॉफी का नाम है रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी। ये दिल्ली की, इंडिया की बात है, इंडिया की। इंटर में जो इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट मैच होता है, इसमें जो ट्रॉफी दी जाती है उसको रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे पुराने पहले से जुड़े हुए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। बस आपसे इतनी ही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। यदि आपका कोई और दोस्त दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की या किसी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ज़रूर भेजना, क्योंकि ये आपको भी अच्छे से पता है कि जो सिलेक्शन होना है वो जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे ही होना है, और जनरल अवेयरनेस ही है जो आपको मेरिट लेकर आएगा। ओके, किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति शामिल हुए थे? तो चंपारण आंदोलन के द्वारा के बाद यहाँ पे गांधी जी राजनीति में शामिल हुए थे। चंपारण में वो किस लिए गए थे? तो नील की खेती के लिए गए थे, इसके संबंधित गए थे। चंपारण कहाँ स्थित है? तो बिहार में। बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार, ये आपको मालूम ही होगा। बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना, ये भी आपको मालूम होगा। नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो नौजवान भारत सभा जो है वो सरदार भगत सिंह के द्वारा, और इनके अलावा इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम अगर हम लोग बात करें भगवती चरण वोरा था। भगवती
चरण वोहरा, ये दोनों ने मिलकर ये सभा आयोजित की थी। इसकी शुरुआत, बट ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें 1926 में हुई थी, बट इसकी सभा जो है वो 1928 में हुई थी। 1928 में इसकी सभा हुई थी। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन फेमस है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की बात करें जो कि पाकिस्तान में पैदा हुए थे, बट बंटवारे के टाइम पे ये कहाँ आ गए थे? इंडिया। कहाँ आ गए थे? इंडिया। और अगर हम मिल्खा सिंह की बात करें तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। मिल्खा सिंह के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज की हमारी जनरल अवेयरनेस की तीसरी सीरीज़ थी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप बिना किसी देरी के ये सारी जो वीडियोस मेरी, अगर आपने ये तीसरा सीरीज़ देख रहे हो और पहला दूसरा सीरीज़ आपने नहीं देखा, तो पहले आप वो पहली दूसरी सीरीज़ को भी देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज की वीडियो थी, और आज की वीडियो में हम लोगों ने बस इतना ही डिस्कस किया है। आशा है मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, येस और नो में। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, कोई सजेशन, तो भी आप उसे ज़रूर कीजिएगा, बट कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरे जितने स्टूडेंट हैं उन सभी को कमेंट करना होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी हाजिर होंगे इसकी 4th सीरीज़ लेकर आके।